जवाब साहब कि अभी इजराइल इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान पे हमला करे। उसकी दो तीन वजह मैंने बताई थी। एक वजह तो ये कि अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है, दूसरी वजह उसकी ये कि सऊदी अरब, यूएई और जो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम अपने बेस नहीं देंगे कि जहां से आप हमला करें। तो ये जो अपने आप में मुझे लग रहा है कि चीज है, देखने वाली होगी। बहरहाल मैं डॉक्टर प्रोफेसर तेजावत से बात करूंगा। प्रोफेसर तेजावत, क्या लग रहा है कि जिस तरह से जंग बढ़ रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ड्रोन, आज ये खबर आई है कि ड्रोन जो है हिजबुल्लाह का वो नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच गया। ये कितनी बड़ी नाकामी मान रहे हैं। इजराइल का ये हाल है, क्या जंग अंदर दाखिल नहीं हो गई? तेजावत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मुमताज साहब। यहाँ हमें एक बात ये सोचनी होगी कि आम तौर पे जो सैन्य तकनीक है उसमें ये माना जाता है कि खासकर जो यूरोप है या अमेरिका है और साथ में इजराइल भी, उसने काफी तकनीकी उन्नति कर ली है। ये एक एक सामान्य धारणा है, पर वास्तविकता यह है कि खासकर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें ईरान ने पिछले कुछ डिकेड्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च की है और वह दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में है। और जो ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इस हद तक एडवांस्ड है कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भारत भी चाहता है कि ईरान से वो जो रिसर्च हुई है उसका फायदा उठा सके। रूस भी चाहता है ऐसा, और दुनिया के तमाम देश ये चाहते हैं। तो एक तरीके से जो ईरान ने वो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की थी, और वो क्योंकि ईरान की ही ड्रोन किसी न किसी रास्ते से वहां तक पहुंचे हैं, तो पहले तो ये साबित हो गया है कि अगर आपके पास मोबाइल और पेजर में ब्लास्ट करने की टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे मुल्कों के पास में इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे आपको वो जवाब ठीक से दे ना पाए। तो पहला तो अब उसे, इजराइल को यह सचेत हो जाना चाहिए कि केवल तकनीकी के बल पर वह अगर दुनिया को दबाना चाहता है तो वह संभव नहीं है, क्योंकि तमाम तकनीकों की जानकारियां उसके पास भी नहीं है, इजराइल के पास भी। और जहां तक टेक्नोलॉजिकल फेल्योर का सवाल है, वो तो हमास ने ही साबित कर दिया था, जब लगभग एक साल पहले जब वहां के ईरान के जो खासकर जो साउदर्न पार्ट, इजराइल का जो साउदर्न पार्ट है, वहां से किडनैपिंग हुई थी। तो यह सब जो चीजें हैं उसने ये साबित कर दिया है कि दरअसल केवल तकनीकी के बूते पर आप अपने आप को अगर सुरक्षित समझ रहे हैं तो नहीं है। और मुमताज साहब, आपने जो कहा है कि जो ड्रोन है वो बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के एकदम ठीक नजदीक तक पहुंच गया, और तो यह भी साबित हो जाता है कि ऐसे में कोई भी सुरक्षित नहीं है। और अगर इस तरीके की लड़ाइयां चलती है और आगे बढ़ती हैं, तो यह भी तय है कि नुकसान दोनों तरफ होगा। तो फिर आप जीत कैसे हासिल कर सकते हैं? केवल तकनीकी और हथियारों के बूते तो आप जीत बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर जीतना है तो आपको लोगों के दिलों को जीतना होगा। और यह देखने में आया है कि जब से ये इजराइल नाम का नया राष्ट्र बना है, वहां के जो फिलिस्तीनी हैं वो हमेशा से परेशान रहे हैं। उनको वहां उनकी उपस्थिति से कोई लाभ नहीं हुआ है। जबकि अगर हम सह अस्तित्व की बात करें तो ज्यादा बेहतर स्थिति यह होती कि जो इजराइल के जो लोग हैं, जो खासकर ज्यूस हैं, जो तकनीकी और जो संपन्नता का जो वो आभास कर रहे हैं, अगर इसका कुछ हिस्सा अगर फिलिस्तीनियों को भी मिला होता, जो जिन पे उनका पूरा पूरा अधिकार था, क्योंकि उन्होंने उनको एक जगह दी, पर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अगर जीतना ही था तो उन्हें लोगों के दिलों को जीतना था, और ठीक वो वैसे ही उस पूरे समाज में घुल मिल सकते थे जैसे कि पारसी समाज भारत में घुला मिला है। तो यह सारी चीजें हैं जो कि हैं, और यह है कि अगर आप नफरत फैलाएंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होना है। आगे आने वाला जो समय है, जो वक्त है, वो आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। मुमताज साहब, जो मेरा सोचना है वह तो यही है। तजावत साहब से बात करूंगा। तजावत साहब, जो बात सैयद जवाद कह रहे थे कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी,
आखिर इनको क्या हो गया, और जो पीस कीपिंग फोर्स पे जिस तरह से अटैक कर दिया, क्या आपको लग रहा है कि क्या कहीं कोई रिएक्शन नहीं है, या ये सब जो है कहीं मिली भगत है? आप बताइए, क्या क्या इसके पीछे है क्या? मुमताज साहब, मैंने जवाब साहब की बात को काफी ध्यान से सुना और मैं उनकी फीलिंग को की कद्र करते हुए मैं कुछ चीजें जो है वो उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि वो सारी चीजें हैं वो थोड़ा सा और ज्यादा साफ हो जाएगी और हमारे सोचने के नजरिए में एक थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। पहली बात तो ये कि जो जवाब साहब की जो ज्यादातर बातें हैं वो भावुक है और एक आइडियल है, कि हम एक आइडियलिज्म की तरफ ही हम एक बात करें कि देखिए दुनिया में कैसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, या दुनिया को उठना चाहिए गलत चीजों के खिलाफ और कुछ ऐसा करना चाहिए। पर ये जितनी भी चीजें हैं वो एक आइडियल है कि ये भाई ये एक आइडिया है और उसको ऐसा होना चाहिए। अब हम दरअसल रियलिटी की तरफ जाए तो जो अगर हम रियलिस्टिक होते हैं तो बात क्या होती है। पहला तो सवाल ये है कि यह सब क्यों हो रहा है। तो जवाब साहब की नजर काफी पैनी है, वो चीजों को तो देख रहे हैं, पर उनके अंदर की कुछ चीजें हैं, मैं उनमें एड ऑन करते हुए कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। जैसे कि उनकी पैनी नजर ने ये देखा कि लड़ाइयों में जो नुकसान होता है वो ज्यादातर छोटे बच्चों का और औरतों का होता है। ये भी तय है, खासकर जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन का जो नुकसान जितना मर्दों को नहीं हुआ था उतनी औरतों को हुआ था और बच्चों को हुआ था। क्योंकि क्या होता है कि एक तो वो जिस्मानी तौर पे वो लोग इतने जो आदमी होता है वो थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है, तो अगर मान लो कहीं रॉइट्स होता भी है तो वो भाग कर या बलवाइयों से लड़कर या किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाने और उनसे बचने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो उनके पास ज्यादा होती है। और जो औरतें होती है उनके पास क्योंकि बहुत सारी जो जो सोशल बाउंड्रीज हैं वो भी उसके साथ अटैच होती है, इज्जत का मसला है वो भी उनके साथ अटैच होता है, और यही हालत बच्चों का होता है। और वो दरअसल क्योंकि इन सब चीजों के बारे में इतने अवेयर नहीं होते हैं कि अपनी जान कैसे बचाई जाए, तो सबसे ज्यादा जो वार का नुकसान होता है उसमें औरतों और बच्चों का ही होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो जितने भी ये जो वॉर्स हैं ये लड़ने वाले कौन होते हैं, आदमी होते हैं। ये जितनी भी दुनिया की जितनी भी लड़ाइयां आप देखेंगे, जो खासकर जेंडर स्टडीज वाले हैं वो इन सब चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि लड़ाइयां कौन लड़ रहे हैं, मर्द लड़ रहे हैं, और उसका जो नतीजा जो भुगतना है वो औरतों को और बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो पहला तो हमें इसको ये देखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो पावर स्ट्रक्चर को लेकर और वो जो सारी चीजें हैं वो है। दूसरा ये है कि जो इतने आपने जो कहा कि ये अलग अलग मुल्क बन गए, खाली भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो यही खाली रिलीजन के बेस पर नहीं था, या हमने बहुत सारी चीजें की, हमने कहा कि खुद जो जहां इस्लाम है वहां पे भी बहुत सारे नेशन स्टेट हैं। उन सब चीजों को हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा, खासकर जो नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो कहाँ से आया और इस तरीके से वो कैसे आगे इवॉल्व होता है। अगर हम इन सब चीजों को देखेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन में और दिमाग में ये क्लैरिटी आने लगेगी। ये जो अलग अलग नेशंस बने हैं, ये अलग अलग जो मुल्क बने हैं, इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही है। फिर आगे हमें ये भी देखना होगा कि ये जो लड़ाइयां हैं क्या हम उसको रिलीजियस एस्पेक्ट से देखें कि क्या ये ज्यूज और इस्लाम के बीच की लड़ाई है, तो ऑफ कोर्स वो लड़ाई नहीं है। ये बेसिकली जो लूट का माल होता है तो उसका बंदर बाट कैसे किया जाए ये वाली लड़ाई है। क्या होता है कि जब उपनिवेशवाद आता है ना, कॉलोनियलिज्म आता है, तो जब नई नई कॉलोनी बनने लगती है इंडिया और उधर बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में, जो यूरोपियन कंट्रीज जब अपनी कॉलोनीज बनाते हैं तो यहाँ का जो लूट का पैसा जब यूरोप में जाता है तो उसका जो बंदर बांट शुरू होती है वहां पे, तो वहां पे जो मजदूर थे वो उनके खिलाफ खड़े होते हैं और वहां के लोगों के खिलाफ बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, बहुत बड़े वो हुए, उनको बहुत सारा नुकसान भी किया, जलाया, तोड़फोड़, कारखानों में तोड़फोड़, ये सब कुछ हुई। फिर जब उन लोगों ने देखा कि इस बंदर बांट का अगर एक हिस्सा हमने हमारे गरीब लोगों को अगर नहीं दिया तो यह ऐसा ही चलता रहेगा और हम
जो दुनिया को लूटने का जो हमारा सिलसिला है वो यहीं थम जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि लूट के हिस्से का एक हिस्सा जो वहां का यूरोपियन जो गरीब लोग थे, जो निचले तबके थे, उनको भी दे दिया। तो उनके पास भी थोड़ी सी अमीरी आ गई। तो अब क्या हुआ कि यूरोप एक तरीके से, यूरोप के सारे जितने भी जो गोरे लोग थे वो यूनाइट हो गए। अब ये जो सारी लड़ाई है, जैसे कि मैंने इस बातचीत से के शुरुआत में ही कहा था कि अगर वो जो अपनी जो खासकर फिलिस्तीनी धरती पर आप जबरदस्ती आए और खाली, जैसे कि मुमताज साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया कि खाली इसलिए कि हजारों साल पहले आपके रिलीजन का यहाँ से हुआ था, इस मतलब आधार पर आप वापस आके वहां पे, और आपने भी जिक्र किया कि तेल अवीव एक ऐसी जगह जो खाली वो टीला ही था, वहां पे आके आप वापस करते हैं। अगर आप अपनी उन सारी चीजों का अगर इक्वली जैसे कि बांटते, तब तो ये सारे मसले नहीं होते। पर हो ये रहा है कि ये जो बंदर बाट है, फायदा लेने का है, केवल कुछ तबका जो है सारे फिलिस्तीनी सोर्सेस का इस्तेमाल करके, सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, उस धरती का इस्तेमाल करके, वहां के लोगों को वहां से विस्थापित करके, एक जगह से हटा के दूसरी जगह जाके उनकी जमीनों पे जबरदस्ती कब्जा करके, आप सारा उन्हीं के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके इतना बड़ा फायदा ले रहे हैं और इतना अपनी संपत्ति, और उसके बदले में उसका आप कुछ हिस्सा नहीं देना चाह रहे। कुल मिला के अगर हम उसको कहें कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बुरी तरीके से, उनका शोषण हो रहा है, बुरी तरीके से आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, और उसका फायदा जो मिलना चाहिए वहां की आवाम को वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही उस शोषण के खिलाफ, उस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ ये लड़ाइयां होती रहेगी। तो इसको पूरी तरीके से जो कैपिटलिज्म है, हम उसका जैसे जैसे वो क्या रूप है, उसका गंदा रूप क्या हो सकता है, जब भी फ्यूचर में आज से 50-60 साल बाद जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो जितने भी जो संजीदा लोग हैं वो उसको इसी तरह से देखेंगे कि ये आखिर में लड़ाई क्या थी। दूसरा ये होता है कि जैसे जैसे मॉडर्निटी आती है, तो मॉडर्निटी के साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व होते हैं, जिसमें डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, बहुत सारी है ना। और भी फौजों का भी जो चेहरा है वो बदला है। पहले लोग तलवारों से लड़ते थे, बॉम्ब आए, मिसाइलें आई, सो नई नई चीजें आई। तो यह भी मॉडर्निटी के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी का हो रहा है, वैसे वैसे खाली लड़ाई लड़ने के तरीके में ही फर्क नहीं आता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी इवॉल्व होते हैं। और उसी ड्यूरेशन में हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस बना, और भी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बने। तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, और ये जो मॉडर्न इरा जैसे जैसे खत्म होके हम एक और नए, जिसको कुछ लोग पोस्ट मॉडर्न भी कहते हैं, कुछ लोग किसी और तरीके से इसको इसकी व्याख्या करते हैं, तो इस ईरा के बाद में जब नया ईरा आएगा और उसमें जब तक नए नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप होंगे, तो वैसे ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक फेज है, इतिहास का एक दौर है जहां हम अटके हुए हैं, और जहां है इसको मानने के अलावा, उसको स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो हमें रियलिस्टिक होकर देखना होगा कि इस ईरा में हम अपना बचाव करते हुए और लोग अपना बचाव करते हुए इसमें कैसे एडजस्ट होते हैं और अपने लिए कैसे जमीन तलाशते हैं। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जो लड़ाई है और जो समझदारी है वो यहीं खर्च होनी चाहिए, मुमताज साहब, जहां तक मानता है। और जवाब